हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सबसे कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो तो आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग कई दिनों से क्या कर रहे हैं, जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, है ना। तो चलिए, सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाता है इसको भी बता देते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और इसमें क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वही बात की चीज़ें आप लोग स्टार्टिंग से तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर क्लास आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं, हर एक चीज़ नहीं हो पाती। बाद में क्या होता है कि पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिए, मगर ऐसा नहीं होता है, होता सब कुछ सिलेबस से ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और जो चीज़ डिस्कस करते हैं उसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन पर टिक कर दिया और रट्टा मार लिया तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट होता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत, यानी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है अनुसूचित जनजाति के लिए, या आपका है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ये आपका है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, या आपका उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। तो अब तक तो आप लोगों ने टिक कर ही दिया होगा, लेकिन फिर भी हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, देखिए पॉइंट में अभी आप टिक कर लेंगे, अभी आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों को, यानी जो छात्राएं हैं, यहाँ पे हम बात छात्राओं की कर रहे हैं, तो छात्राओं को अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, तो प्रवेश दिया जाता है, यानी उनका एडमिशन किया जाता है। और इसमें अध्ययन करने वाले छात्राओं को कक्षा 6 से 8 तक क्या किया जाता है, तो शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी उनको क्या किया जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है। किन बच्चों को, यानी किन बच्चियों को दिया जाता है, तो कक्षा 6 से 8 तक, और बच्चियों के लिए है, यानी छात्राओं के लिए है। और अगर बात करें तो वर्तमान समय में कितने हैं, तो 750, क्या है, तो 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्य कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें, कितने, 75% सीटें जो हैं वो किनके लिए हैं, तो वो हो जाती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। अब आप कहेंगे कि मैम 75% इनकी हो गई, तो 25% जो बची वो किन के लिए हैं, तो जो 25% बची वो इनके लिए हैं कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनके लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। बाकी लॉन्ग में डिस्कस हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है, मेरी समझ में आ रहा है कि हाँ आप लोग ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको आंसर मिल गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बिल्कुल सही है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सही है और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी सही है, यानी उपयुक्त सभी वर्गों के लिए है, इसलिए आपका द ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त है, या हो जाता है केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त है, या हो जाता है राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा, या ग्राम पंचायत द्वारा। तो आप सभी को पता है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा हो जाता है, तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं
एवं समीक्षा का प्रावधान, यानी फिर से विकास, उसमें कुछ क्या किया जाता है, जैसे कोई चीज़ है उसमें कोई चीज़ नहीं है तो उसमें करेक्शन करना है, ये सभी चीज़ें करना है। तो पुनर्विकास यानी फिर से उसमें कुछ घटाया जाता है, कुछ बढ़ाया जाता है ना। तो 5 वर्ष के बाद ये होता है। तो यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सन 2000 या सॉरी यहाँ पे 1920 की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो जाता है, या आपका हो जाता है सन 1937 या सन 1942 या सन 1947। तो राइट आंसर पर चलते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है 23 अक्टूबर सन 1937, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। और ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखा कीजिए, जो ये डेट होती हैं यानी मंथ है ना, डे, वो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि 1937 ना देकर 23 अक्टूबर दे दिया, कहीं पे 25 सितंबर, 23 अक्टूबर, 20 नवंबर ऐसे करके डेट्स दे दी। तो आपको पता है कि 23 अक्टूबर को है, तो आप क्या करेंगे, तो टिक कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बारीकी से पढ़िए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो कौन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं, या डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं, या ये डॉक्टर यशपाल है, या डॉक्टर राधा कृष्णन है। तो आंसर पर चलते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यानी कि आ ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय? अब आपको ऐसा लग रहा होगा सभी भाई सही हैं, है ना, लेकिन सब तो नहीं सही होते हैं, सिर्फ एक ही सही होता है, बाकी तो 3 गलत होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसलिए क्वेश्चन अगर एक बार में ना समझ में आए, दोबारा पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद टिक करें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या करते हैं, कंफ्यूज भी करने वाले आते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, हमको पता भी होता है फिर भी क्या होता है, गलत हो जाता है ना। कि जानते हैं ऐसा तो है नहीं, ये सभी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से गुजरी नहीं है, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। और वो दिक्कतें, वही तो दिक्कतें हमें ख़त्म करनी है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, तो क्या होगा, ये जो हमारे में कमियां हैं वो क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई? तो 15 अगस्त 1995 से, 15 अगस्त 1997 से, 15 अगस्त 1999 से और 15 अगस्त 2000 से। तो आप सभी को पता है, कई बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है हम डिस्कस ज़रूर करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार यानी पोषाहार वितरण योजना जो प्रारंभ की गई वो 15 अगस्त 1995 से। इसमें क्या था, इसमें ये चीज़ें रखी गई कि जिस बच्चे के 80% उपस्थिति है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, 3 किलो गेहूं या 3 किलो चावल यानी अनाज के रूप में बच्चों को वितरित किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम सभी को देना चाहिए क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। बात आपकी सही है, अगर सभी को ये चीज़ें मुहैया कराई जाने लगी होती तो क्या होता, बच्चों में लालसा नहीं आती, बच्चों में एक वो चीज़ अंदर से नहीं आती कि हम भी जाएंगे तो हमको भी क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, है ना। तो यानी ये जो पोषाहार वितरण योजना इसलिए रखी गई क्योंकि जो नामांकन है उसमें वृद्धि हो, बच्चे स्कूल की तरफ रुख करें, यानी बच्चे स्कूल की तरफ उन्मुख हों, और क्या हो, बच्चे पढ़ें और सभी आगे बढ़ें, इसीलिए तो ये योजना चलाई गई। और अगर इसमें सभी को दिया जाता तो क्या होता, तो बच्चे कहते हैं हम जाएं या ना जाएं, हमको तो मिलेगा ही राशन, हमको तो क्या मिलेगा, अनाज तो मिलेगा ही, हम क्यों जाएं। तो इसलिए क्या हुआ, नामांकन में वृद्धि के लिए और बच्चे स्कूल की तरफ जाएं, उधर रुख करें, इंटरेस्ट ले, इसलिए ऐसा किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चों को फुल यानी बेनिफिट नहीं मिल रहा था इस जो
ये चीज़ दी जा रही थी, बेनिफिट दिया जा रहा था, तब फिर 1 सितंबर 2004 को पका हुआ भोजन मिलने लगा और इसके साथ बच्चे मिल्क का भी लाभ उठा रहे थे और उसमें फ्रूट्स का भी लाभ उठा रहे हैं, यानी हफ्ते में एक बार फ्रूट्स दिए जाएंगे, मिल्क भी दिया जाएगा, जिसमें 450 ग्राम प्राथमिक के लिए और 700 ग्राम उच्च प्राथमिक के लिए पोषाहार के लिए कैलोरी रखी गई और प्लस प्रोटीन कितनी रखी गई, तो प्राथमिक के लिए 12 ग्राम और उच्च यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के यानी माध्यमिक विद्यालय के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कितनी रखी गई, 20 ग्राम रखी गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हालांकि कई क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं, 5 से 6 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ये रिपीट हमने किया है, पिछली कल की भी क्लास में हमने इतनी ही डिटेल आपको बताई थी और आज फिर से बता रहे। हो सकता है किसी का ये पहला क्लास हो तो वो उस चीज़ से वंचित ना रहें, और जिन लोगों ने कल भी पढ़ा था और आज पढ़ रहे हैं तो उनका रिवीजन हो गया है ना। तो इस तरह से हो जाता है और चीज़ें इसी तरह से पढ़ी जाती है। वैसे मैं चाहूँ तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन रोज़ करा दूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन पढ़ें ऐसा कि वो आपके माइंड में क्यों हो सेट हो जाए। चलिए, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, हाथ की समस्या से क्या आशय है। तो मैंने बताया था, देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि अवरोधन, अपव्यय, हाथ। तो अपव्यय का मतलब होता है एक कक्षा में कुछ दिनों तक बच्चे ने पढ़ा और वो गायब हो गया, ये हो जाता है अपव्यय। अवरोधन ये होता है कि एक बच्चा एक ही कक्षा में 1 से ज़्यादा साल तक पढ़ रहा है, ये हो जाता है अवरोधन। ठीक है, और हाथ की समस्या भी यही आती है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चा चला जा रहा है, चला गया है, और यही सब चीज़ें तो ख़त्म करनी है। ना हो अवरोधन, ना हो अपव्यय, ना हो हास, यानी बच्चा क्या है, स्कूल भी रोज़ आए, पढ़े भी, एक कक्षा में रुके भी ना, अगली कक्षा में भी जाए, यानी भाई उन्नति करे, है ना। यही तो मेन मोटिव है ना। क्वेश्चन है, पटेल एक्ट संबंधित है। तो पटेल एक्ट किससे संबंधित है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो पटेल एक्ट की अगर बात की जाए और इसके सन की बात की जाए तो आपका क्या हो जाता है, 1918। कब बना? तो 1918। और पटेल एक्ट क्या, तो लोकप्रिय रूप है इसका, है ना। और ये किसके लिए है? तो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से इसमें है ना भाई। शिक्षा में क्या हो कि परिणात्मक और गुणात्मक दोनों में वृद्धि होनी चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। और जितनी भी पॉलिसी आई हैं सब में यही चीज़ें तो कही गई हैं कि बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज का जो बच्चा है कल का वो क्या है, भावी नागरिक है। पहले देखिए स्वतंत्रता के बाद कितनी शिक्षा थी और अब कितनी है। स्वतंत्रता के समय देश में 14 यानी कहीं पे आपको 14% मिल जाएगा, वैसे 18%, ठीक है ना। आपकी सीरीज़ में भी 14% लिखा है, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं 18%, तो दिक्कत है। वरना 18% अगर मिलता है आपको तो 18% आप करें। तो इतनी थी, यानी 18%। और अब 2011 की जनगणना, उसके बाद डेटा अभी प्रोवाइड नहीं हुआ, तो 2011 की जनगणना में 74.04%, यानी इतनी वृद्धि हुई। तो इन्हीं वृद्धियों के लिए ही तो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही हैं कि बच्चे पढ़ें, और जो पढ़ेंगे वही तो आगे बढ़ेंगे, है ना। और लोगों के जो सोच में परिवर्तन भी आया है। ऐसा नहीं पहले के लोग कुछ और सोचते थे, आज तो लोग भाई चांद पे पहुंच रहे हैं, है ना। तो आज लोग तरक्की कर रहे हैं। तो मेन जो मकसद है तो यही तो है कि आज का बच्चा कल का भावी नागरिक है और हमारा देश वही आगे बढ़ाएगा। तो इसके लिए उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो क्या? तो पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम में कुछ उपनिवेशों को रटन प्रणाली से मुक्त करना। तो रटन प्रणाली तो खैर क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। क्या निहित है? पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित होना। तो भाई ये तो नहीं है,
पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, इसको तो हटाना है ना, रटन पद्धति को बिल्कुल हटा देना है। मगर एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जो आपकी शिक्षा है, हम आपको एग्जाम्पल क्यों ऐसे देते हैं, जब भी आपने देखा होगा हमारे एग्जाम्पल कैसे रहते हैं, दुनिया से जुड़े हुए। आप कहेंगे कि मैम दुनिया से जुड़े हुए, तो आपको भी बच्चों को जो एग्जाम्पल देने हैं कि उनकी जो ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, उनके आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं, उससे जोड़कर आप शिक्षा दें। जब आप उससे जोड़ के शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा बेस्ड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विद्यालय से प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। और परीक्षा की बात तो तब कही गई है क्योंकि आकलन करना होता है, लेकिन परीक्षा क्या है, नेगेटिव में है, और रटन पद्धति नेगेटिव में है। तो ये सभी चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव में क्या है कि ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, बच्चों को क्या करना, क्रिया करके बच्चे अपने आप से करके सीख रहे हैं, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव में आती हैं। तो जो चीज़ पॉजिटिव है वही राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, तो 16 मार्च 2010 को, या 20 मार्च 1911 को, या 16 मार्च 1911, या 20 अप्रैल 1910 को। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है 16 मार्च 1911 को हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। किसने रखा, तो दादा भाई नौरोजी ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ, कब हुआ, तो हंटर आयोग से हुआ, 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ, या मेकाले के वितरण पत्र से हुआ, या वुड के आदेश पत्र से हुआ। तो पाश्चात्य विवाद का जो जन्म होता है वो 1813 के आज्ञा पत्र से होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई आप लोगों के लिए। आप लोग और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहें, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि इतनी मेहनत का अगर एक लाइक भी ना बने, क्या आपको लगता है कि एक लाइक के लायक, यानी एक लाइक के लायक भी नहीं है हम, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि एक लाइक तो करें ही। इससे हमको क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। और बाकी आप ये सोचें कि नहीं मैम की दोनों तरफ की पॉकेट्स भर जाती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं। और जैसे कहते नहीं है कि अगर बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं तो वो आगे बढ़ता है, तो ऐसे ही आप लोग जब हमें मोटिवेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लें हम भाई शिक्षक हैं, है ना, और आप भी भावी शिक्षक हैं, तो जब मोटिवेट करेंगे तभी तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ना। तो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे, तो आपको पता है कौन है, तो आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन भी पढ़े देते हैं। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री M.T. व्यास, श्री D.S. कोठारी, और आपको हो जाता है ताराचंद। तो यहाँ पे श्री D.S. कोठारी 1964-66 की बात है ये, है ना, और कोठारी यहाँ पे ये राइट आंसर आपको हो जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। भाई आपको ये पंचवर्षीय योजना है तो आपको रट ही लेनी है, इनके सन रट लेने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आपका देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित कब की गई, तो संचालित की गई आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ ले, जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया, लेकिन हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि यही क्वेश्चन अगर घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि मंजूरी कब मिली, तब आप 9वीं पंचवर्षीय योजना नहीं लगाएंगे, तब आप क्या करेंगे, आप 7वीं पंचवर्षीय योजना लिखेंगे। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम हो जाता है तो 1997 से क्या हो जाता है, 2000 हो जाता है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो कब हो जाता है, तो 1985 से 90 की बात है, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो इस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये सभी पंचवर्षीय योजना आपको टाइम इनका याद रखना रहेगा। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना हो जाती है तो 1951 से 56 हो जाती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाती है तो 1956 से 61 हो जाती है, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाती है 1961 से 66 हो जाती है,
फिर उसके बाद चौथी योजना 1900 यानी 69, ठीक है ना, से आपकी यानी 1969 से आपका 1974 हो जाती है। अब आप कहेंगे कि मैम लगातार क्यों नहीं हुए, 3 ईयर का यहाँ पे गैप क्यों है? तो यहाँ पे और योजनाएं चली थी, लेकिन पंचवर्षीय योजना फिर 3 साल के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सभी पंचवर्षीय योजनाएं कर लेनी है तैयार। और उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, तो वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में। तो यहाँ पे तो राइट आंसर आपका 2004 हो जाता है, ठीक है भाई। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम ऐसी बात अब क्यों कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है, और बाकी क्या है, कुछ और भी है क्या? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हो जाते हैं। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 4 अप्रैल 2022 को भी हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई? तो श्रावस्ती ज़िले से हुई थी। किसने किया? तो अब इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में जैसे कि इस तरह से ऑप्शन है भाई 2001, 2002, 2003, 2004, तो 4 पे आप टिक करेंगे। अगर 20, 21, 22, 23, अब आप कहेंगे हमने तो 4 पढ़ा था, यहाँ तो 20, 21, 22, 23 है, तो भाई आपको नया डेटा भी तो आपको पढ़ना है ना, तो नया डेटा भी तो आप पढ़ते हुए चले साथ में। तो 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है, किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो किससे संबंधित है पूर्व प्राथमिक शिक्षा? तो यहाँ पे ऑप्शन है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो आंसर आपका जो राइट हो जाता है वो है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और क्वेश्चन क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। और ये क्या है? ये औपचारिक शिक्षा का क्या हो जाता है? तो पहला चरण हो जाता है। कौन सा? तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यशपाल समिति का गठन किया गया, तो कब किया गया? 1990 में, 1991 में, और 1992 में, या 1993 में। तो यशपाल समिति का जो आपका हो जाता है गठन, तो 1992 में हुआ था, ठीक है। गठन तो 92 में हुआ था। लेकिन अगर रिपोर्ट की बात की जाए, रिपोर्ट दी गई तो कब दी गई? तो आपका 1993 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया कि यहाँ पे गठन कब हुआ, तो 92 पे आप टिक करेंगे, ठीक है ना, यशपाल समिति। और यहाँ पे क्या मेन चीज़ क्या कि इसका शीर्षक भाई बिना बोझ के शिक्षा, शीर्षक इसका क्या है? बिना बोझ के शिक्षा। इसमें देखा गया कि भाई बच्चों से क्या हुआ, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, जांच पड़ताल की गई। बच्चों ने कहा भाई बहुत वज़न बसता है, बहुत सारी बुक्स हैं, हम इतना नहीं पढ़ सकते, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते, इतनी चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमको होमवर्क दिया जाता है, हमको घर में टाइम नहीं मिलता है, हम कब पढ़ें और कब हम होमवर्क करें, हम घर का काम कब करेंगे, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आई सामने। तो फिर क्या हुआ? बस्ते के बोझ को कम करने की योजना बनाई गई। यशपाल समिति ने इस योजना का गठन किया और इसमें बस्ते के बोझ को कम किया गया। और ये भी कहा गया कि स्कूल में ही पुस्तकें मिलेंगी, वो क्या होगी, वहीं बच्चे पढ़ेंगे, वहीं अपना वर्क करेंगे और उसके बाद वो घर आएंगे, जिससे बच्चे क्या करेंगे, घर से स्कूल तक वो खुशी खुशी से जाएंगे, कुछ उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये सभी चीज़ें इस जो समिति हो जाती है इसमें ये सभी चीज़ें रखी गई। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे भाई नहीं वाला जब क्वेश्चन होता है तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जैसे ही देखते हैं अरे बुनियादी शिक्षा की बात आई, महात्मा गांधी जी है, बस हो गया, ठीक है। मगर ऐसा नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें। महात्मा गांधी जी हैं, जाकिर हुसैन जी हैं, जी खैर जी हैं और एस.के. सिन्हा जी हैं। अब इसमें कहा कौन नहीं है इसमें शामिल, तो कौन नहीं है तो बीजी खेर हो जाते हैं ना। और आप जैसे ही नज़र पड़ी अरे बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी, बस तुरंत से आपने टिक कर दिया। और जानकारी होते हुए भी क्या हुआ, क्वेश्चन गलत हो गया, 1 नंबर कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से
पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए नहीं है आ गया। अब समझिए, बच्चों का विद्यालय में ठहराव में वृद्धि करना, ये तो सही है, बात तो सही है, क्योंकि इसीलिए भाई ये योजना चलाई गई। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, भाई बिल्कुल, क्योंकि भोजन देंगे तो बच्चे स्वस्थ और पुष्ट भी बनेंगे। शिक्षा में अपने अवरोधन को कम करना, भाई इस पे भी हमने डिस्कस किया आपसे कि अवरोधन और अपव्यय क्या होता है। बच्चे एडमिशन किया, थोड़े दिन आए और गायब हो गए, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 साल पढ़ना चाहिए, वो 1 से ज़्यादा साल तक पढ़ रहे हैं, तो ये भी चीज़ों को कम करना। तीनों चीज़ें तो सही हैं। तो जब तीनों चीज़ें सही हैं, हमें नेगेटिव हमसे पूछा जा रहा है, तो एक ही बचा, तो ये नेगेटिव है। अब क्या करते हैं, इन तीनों को देते हैं काट, जो सही है वो गलत है और जो गलत है उसको सही कर देते हैं, और बस हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप लोग क्या क्या कीजिए, सॉल्व क्या कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन कब किया गया? सन पे ध्यान दीजिएगा, 1901। अगर सन पे ध्यान नहीं देंगे तो आंसर कुछ और आप लगा देंगे। तो लॉर्ड आर्कलेट, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो 1976 इसका राइट आंसर हो जाता है। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो हिंदी, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति हो जाती है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाता है। और अब आप लोगों के कुछ ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में हुआ, 1609 ईस्वी में हुआ, और 1599 में, 1613 ईस्वी में हुआ। तो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर, और जबकि हमने कहा है ना, ये डेट भी बहुत अच्छे से आप लोग याद रखा कीजिए। और 1600, देखिए 1600 तो आपका रटा हुआ है, ये तो हमको पता है कि स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये 1600 नज़र से नहीं हटता है ना, क्योंकि ये रहता है, बार बार पढ़ना रहता है। लेकिन जो 31 दिसंबर है, इसको आप अच्छे से याद रखें। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टाग, लॉर्ड मेकाले। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो लॉर्ड मेकाले हो जाते हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953, 1957, 1955 और 1960। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है 1953। और कब? तो 28 दिसंबर। कब? तो 28 दिसंबर की बात है। और अगर हम इस पे बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी थी इसकी स्थापना, ठीक है ना, यानी इसकी न्यू वही बात कर लें भाई, स्टार्टिंग की। और इसे औपचारिक रूप से अगर हम इसके बारे में बात करें कि औपचारिक रूप से, तो 1956 में संसद के अधिनियम के ज़रिए स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन देखिए 2 तरह से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, और औपचारिक रूप से कब हुई। तो अगर स्थापना की बात करें, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कोई काम आज स्टार्ट किया है ना, कोई काम हमने आज स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ, उसको मान्यता कब मिली, है ना, तो वो डेट अलग हो जाती है। और जिस दिन हमने शुरुआत की वो डेट अलग हो जाती है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे है कि शुरुआत हुई 1953 और संसद के एक अधिनियम के ज़रिए स्थापित किया गया तो 1956। तो क्वेश्चन पर ध्यान देकर ही टिक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हो जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं, और एग्जामिनर का काम ही कंफ्यूज करना है ना, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है भाई जिसने एडमिशन लिया है सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्यों ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाते हैं, कुछ लोग कम क्यों ला पाते हैं, क्योंकि कुछ कहीं पे थोड़ी सी बारीकियों में चूक जाते हैं, और जब बारीकियों में चूक जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें थोड़ी सी आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेशन को विराम देते हैं और अपनी बात को यहीं तक हम रखते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। और भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर